प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके जीतू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपकी अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8 और आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त करने आए हैं, पूरा खत्म करने आए हैं। इसका हमने लेसन नंबर 6 बनाया है, वो भी सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। अदरवाइज थ्योरी वाला सारा पार्ट जो है हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में खत्म करके आ चुके हैं। वैसे तो आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो हमसे वादा किया था 5 पार्ट में खत्म कर दोगे, पर बच्चों थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, इसलिए हमें 6th पार्ट भी बनाना पड़ा न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। पर ये इसका फाइनल पार्ट है। 6 चैप्टर में पूरा आपका ग्रेविटेशन, अब एग्जाम में पढ़ के जाओ, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। चलो, तो चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। आज का हमारा मेन मोटिव है न्यूमेरिकल और सिर्फ न्यूमेरिकल करना, ठीक है। तो हमने यहां पर भी कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स ही लिए हैं, वही जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वो आपको आने चाहिए। और पहले के कुछ लॉजिक से कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स हमने स्किप किए हैं, जो सबसे लास्ट में आपको मिलेंगे। जैसे मैंने 18 तक न्यूमेरिकल डाले हैं, 19वां 20वां जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो एक एग्जाम्पल मैंने कराया था लास्ट क्लास में, उससे बेस्ड है, तो वो आपके होमवर्क है, ठीक है। वो आप खुद से करेंगे, उसका लॉजिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आज का हमारा जो लेसन है उसमें हम 8.3 अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन करेंगे, 8.6, 15, 16 और 18, ये 5 क्वेश्चन आज अपने को निपटाने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन खत्म करेंगे और ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन तो कर लिया था, जो पूरी तरीके से कैसा था, थियोरेटिकल था। तो आज हम कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं भाई पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। आप आराम से पॉज करिए, क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए खुद से, तो अपने आप आएगा, ठीक है। आई होप पॉज वॉज करके सबने ट्राई किया होगा। तो मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन। चलो देखिए क्या है भाई। मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति कर रहा है, ठीक है भाई। तो पृथ्वी की कक्षा में की तुलना में इसका कक्षीय आमाप क्या होगा। कक्षीय आमाप मतलब सूरज से इसकी दूरी कितनी होगी। कि भाई हमारे पास एक प्लेनेट है जो पृथ्वी के कंपैरिजन में, मान लो ये हमारे सूरज दादा है, तो येलो कलर के सूरज दादा बना देते हैं अपन, और हमारे ब्लू कलर की धरती माता, ये हमारी धरती माता ब्लू प्लैनेट है ना। तो ये ब्लू प्लैनेट जो है ऐसे सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। तो मान लो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी बेटा, RE मतलब अर्थ, ठीक है। ये ऐसे सन के चारों तरफ घूम रहा है। एक दूसरा प्लैनेट है जो इसके कंपैरिजन में जितनी पृथ्वी की चाल है, मान लो पृथ्वी किस चाल से चल रही है, उसका नाम क्या बेटा, VE मतलब अर्थ। तो VE वेग से पृथ्वी चल रही है। तो ये बोल रहा है कि दूसरा जो प्लैनेट है वो इसकी डबल की स्पीड से भाग रहा है, और मुझे बताना है कि उसके लिए त्रिज्या होगी तो होगी क्या, ये अपने को बताना है। तो देखो बच्चों, तो मैं बता देता हूं आपको क्या है सीन। ये भाई एक और मान लो प्लैनेट है, ग्रीन कलर का प्लैनेट बना दिया मैंने, ठीक है। और इसका जो भी ब्लू कलर ले ले, कौन सा ले, चलो व्हाइट ही ले लेते हैं। इसका इस तरीके से है, मान लो इस तरीके से घूम रहा है, और इसकी जो त्रिज्या है वो हमें को मान लो निकालनी है यहां से यहां तक की, ये हमें नहीं पता इस प्लेनेट की, मान लो R, और ये जो है कितने वेग से चल रहा है, 2VE वेग से चल रहा है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी अपने को पता करनी है, क्या है इसका माप। तो ये हमारे को वेग दे रखे हैं दोनों के, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कैपलर की नियम का। बट प्रॉब्लम ये कि कैपलर का जो थर्ड नियम है ना, वो समय के बीच में और दूरी के बीच में रिलेशन देता है, जबकि यहां पर तो हमारे पास वेग दे रखा है। तो बच्चों एक देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी वस्तु का वेग डबल है तो उसको जो समय लगेगा वो भी कैसा लगेगा, आधा ही लगेगा। यानी मान लो कि ये जो हमारा प्लैनेट है, जो नया प्लैनेट है, उसका जो भी समय अंतराल है, प्लैनेट के लिए अपन T लिख देते, तो जो उसका समय अंतराल है उस ग्रह का, वो पृथ्वी के समय अंतराल का क्या होगा, जस्ट हाफ होगा, ठीक है, क्योंकि उससे डबल स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इसलिए उसका समय भी क्या होगा, आधा होगा। आई होप ये बात सबको समझ आती होगी। ये मैंने किस बेसिस पे बताया, तो सिंपल है, इसके अंदर बेसिस अपन यूज करा है 2πr/v वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर वेग डबल होगा तो समय ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब देखो, अगर मैं कैपलर के नियम का यूज करूं, तो कैपलर का नियम बोलता है कि जो R का क्यूब होता है, यानी जो R का वर्ग होता है वो T के वर्ग के, R का जो घन होता है वो T के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है। तो अब हम एक तो प्लैनेट के लिए लिख लेते हैं। प्लैनेट के लिए अपन ने क्या लिखी दूरी, भाई ऐसा रिलेशन है, तो प्लैनेट के लिए कितना आएगा R, पृथ्वी के लिए कितना आएगा RE, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। ये किसके बराबर है, अब देखो जब समानुपाती का चिन्ह आता है तो नियतांक आता है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है अगर A B की समानुपाती है तो A1/A2 किसके बराबर हो जाता है, B1/B2 के। बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं।
अगर r का घन t के वर्ग के सीधे समानुपाती है तो इनका अनुपात इनके जो समय है उनके सीधे समानुपाती होगा। तो इसका समय क्या है, पृथ्वी के समय का जस्ट आधा। ठीक है, ये आ गया। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर बस हमें वैल्यू सॉल्व करनी है। देखो ये आपका हाफ से हाफ कैंसिल, टी से टी कैंसिल हो गया। आर अपॉन आर ही देखो किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 1/2। देखो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके ऊपर घात 3 है तो 3 जब वहां पे जाएगी तो उसका कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका कक्षीय माप निकालना है। तो इसका कक्षीय माप देखो कितना आ रहा है, आर किसके बराबर आ रहा है, 1/2 की घात 2/3 इंटू आर। आर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, जो कितनी होती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो अपन ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, उसके बराबर। तो आप आर ई की जगह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो माप है वो हमारे पास यहां से इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों एक चीज मुझे यहाँ पे और बतानी कि जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू अराउंड 0.63 आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ मान आएगा इसका। ठीक है ना, आपको एग्जाम इतना ही लिखना है क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैंने कैलकुलेटर से निकाला टू बी ऑनेस्ट। तो ये वाला जो हम पार्ट सॉल्व नहीं कर सकते, मैं आपको सॉल्व करने का मेथड बता भी दूंगा, लेकिन आपको नहीं आएगा क्योंकि 12th की मैथ में वो। ठीक है, तो आप एग्जाम में है तो इतना से लिख करके छोड़ सकते हैं। बस आर ई की जगह आप चाहो तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर में, खगोलीय मात्रक मतलब दूसरा चैप्टर, वो लिख सकते हो। तो इस तरीके से अपने वैल्यू निकाल दी कैपलर के नियम का यूज करके। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ आ गई है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अभी वापस हमें सही विकल्प का चयन करना है। अरे फिर वापस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। देखो क्या है भाई, यदि स्थितिज ऊर्जा का मान का शून्य, अनंत पर मान शून्य है, तो कक्षा में परिक्रमा करते किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कौन ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है अपने को कि भाई अनंत पे जो स्थितिज ऊर्जा वो शून्य, अपन जानते हैं। तो अपन से बोल रहा है कि अगर कोई भी प्लैनेट किसी कक्षा में गति कर रहा है तो इसकी कुल ऊर्जा जो है, इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो मतलब कौन सी चीज ऋणात्मक होगी, इसकी गतिज ऊर्जा या इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो देखो बच्चों, अगर कोई भी प्लैनेट किसी भी ऊंचाई पे गोल गोल घूम रहा है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक होगी, गतिज नहीं होगी, क्योंकि किसी ना किसी वेग से घूम रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, स्थितिज, क्योंकि स्थितिज का हमने सूत्र पढ़ा है माइनस का GMM अपॉन R। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी और गतिज ऊर्जा इसकी धनात्मक होगी। ठीक है, क्योंकि वो हाफ mv स्क्वायर है, और अगर वो v0 वेग से चल रहा है मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग, तो हाफ m v0 का स्क्वायर आ जाएगा, वो धनात्मक होगी। कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान ऊंचाई, मतलब जितनी उपग्रह की है, के स्थिर पिंड को पृथ्वी के प्रभाव से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से ज्यादा होती है कम। मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारा ब्लू प्लैनेट है ना, हम ब्लू प्लैनेट ले लेते हैं। हमारा ब्लू प्लैनेट है और इसके चारों तरफ मान लो कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रही है किसी भी ऑर्बिट में। तो ये बोल रहा है किस सैटेलाइट को अनंत पे पहुंचाना, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालना ज्यादा आसान है, वो सैटेलाइट जो कि इसकी सरफेस पर है, या वो सैटेलाइट जो ऑलरेडी किसी ना किसी ऑर्बिट में घूम रही है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पहली वाली सैटेलाइट है, कौन सी वाली, जो किसी ऑर्बिट में घूम रही है, किसी कक्षा में घूम रही है, उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा भी है। ठीक है, मानता हूं स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव है लेकिन गतिज ऊर्जा है उसके पास, तो कहीं ना कहीं उसको बाहर निकालना ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू जो पृथ्वी की सतह पर है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा कि है ना, पहले तो इसने उपग्रह के बारे में बोला और दूसरी बार इसने किसके लिए बोला, सतह के लिए बोला। तो उपग्रह की ऊर्जा कम है इसलिए अपन क्या लगाएंगे, कम, कि उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकालना आसान है एज कंपेयर टू जो प्लेनेट, मतलब जो सैटेलाइट पृथ्वी की सतह पर उसको निकालने के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, कम जरूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, चल आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8.15। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने जो पढ़ा है जी का फॉर्मूला उस पे बेस्ड है। क्या भाई, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण वस्तु पर गुरुत्वीय बल कितना लगेगा। तो देखो क्या बोला भाई उसने, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह पर यहां पर कोई वस्तु है। ठीक है, उस पर उसका द्रव्यमान कितना लग रहा है, mg नीचे कितना लग रहा है,
वो लग रहा है 63 न्यूटन। हाँ 63 न्यूटन ही है। अब इसने बोला अगर मैं पृथ्वी की जितनी त्रिज्या उसकी आधी ऊंचाई पे ऊपर चला जाऊं तो उस पर गुरुत्वीय बल कितना लगेगा। मतलब हम यहां कहीं चले गए तो ये वाली जो दूरी है वो r/2 है और ये वाली दूरी तो वैसे भी आ रही है, यानी कुल मिला के वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, r + r/2। हमने फॉर्मूला पढ़ा था g' = g 1 - 2h/r। तो बस यहाँ पे आज हमारे पास जो h की वैल्यू वो कितनी है, r/2, ये बोला उसने। तो बस मैं h की जगह कितना रख दूंगा, r/2, तो ये हमारे h का मान है। ठीक है, तो ये हमारे h का मान है, तो रख देते हैं इसको यहाँ पे। g' किसके इक्वल हो गया, g 1 - 2, इसकी जगह आ गया r/2 × r। ठीक है, तो ये हमारा r से r कैंसिल हो गया 2 से। अब बच्चों यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना वो देखो कितनी आ रही है, ये r से r कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और g' का मान 0 आ रहा है। पता है क्यों 0 आ रहा है, पता है क्यों 0 आ रहा है, इसके पीछे रीजन बता देता हूँ, मैंने क्यों गलत किया मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब h जो है वो r के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो। लेकिन रियलिटी के अंदर h जो है ना वो r के कंपेरिजन में काफी उसकी त्रिज्या के लगभग आधे के बराबर है, मतलब कहीं ना कहीं h बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अपन ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं गलत है, तो आप एग्जाम में गलती से भी ऐसा ना करें। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए किया, तो आपका सही फॉर्मेट क्या है, हमने निकाला था ना, g' किसके इक्वल होता है, g हमारा कितना होता था, r जो भी हमारा होता था ना, हमने कॉमन लिया था, तो अंदर हमारे पास बचा था 1 + r का होल स्क्वायर, है ना, 1 + r/r का h/r का, r नहीं लिया था इसको h लिया था, 1 + h/r का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन ने लिया था। तो यहाँ पे अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, नहीं तो g' के लिए 0 आ जाएगी, वो मुक्त पतन में चली जाएगी, मतलब उसके ऊपर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। तो अपने कोई वाला फॉर्मूला यूज एग्जाम में नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट हमारे पास एग्जाम में इस तरीके से गलत हो सकता है। तो आपको यही यूज करना जो जनरल फॉर्मूला है। तो देखो क्या हुआ, g/1 + h की जगह कितना आ जाएगा, r/2, ये r और इसका क्या हो रहा है, वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों, अब r से r देखो कैंसिल हो गया। जब r से r कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिला, g/1 + ½ ये मैं क्यों लिख के रखा है आप लोगों के लिए, ताकि एग्जाम में आप भी ऐसी मिस्टेक ना करो। ठीक है, आप लोगों के लिए जबरदस्ती गलत लिखा मैंने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे देखो क्या मिला अपने को, ये हो गया 3/2 यानी 3/2, 1 + 1/2 करोगे तो कितना आएगा, 3/2, उसका करना वर्ग। तो g' देखो किसकी को लाया, g/3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये हमारे पास आ गया g' = g, नीचे हमारे पास आ रहा है 3/2 यानी का स्क्वायर मतलब 9/4, कर लो 4/9 g आ रहा है। ठीक है, यानी जो भी नया g हो पुराने g का कितना है, 4/9। ठीक है, तो हमारा जो नया पहले कितना बल लग रहा था, mg, अभी कितना लगेगा, पहले mg का मान कितना था, कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें, 63। हमें किसका मान निकालना है, mg'। ठीक है, तो देखो m तो मुझे पता नहीं वैसे भी, तो यहां से अगर मैं m निकालूंगा तो m मेरे पास आ जाएगा, m बराबर किसके बराबर आ गया, 63/g के। ठीक है, तो यहां पर रख दो आप, m की जगह कितना आ गया, 63/g, g' की वैल्यू वो रही 4/9, वैल्यू नहीं रखनी g की, क्योंकि g से g कैंसिल। ठीक है, ये 9 × 7 = 63 और ये 7 × 4 = 28। जो नया द्रव्यमान है, सॉरी जो नया भार है वो कितना हो जाएगा, 28 न्यूटन। ठीक है, आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। ध्यान रखना अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो, हाँ, लेकिन अगर बहुत कम वैल्यू है उसमें 4, 5, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बोलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा जैसा भी दे दी अपने को तो अपन किसका यूज करेंगे, इस जनरल फॉर्मूले का। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अपन। ओके, ये भी कुछ ऐसे ही प्रश्न है सेम। यह मानते हो कि पृथ्वी एक समान घनत्व का एक गोला है तथा इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है, यानी इस बार पृष्ठ पे कोई वस्तु है, ठीक है, और उसका भार कितना है, 250 न्यूटन। नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो 250 न्यूटन का है, mg। ठीक है,
वही बोला इसने, बोला कि मान लेते हैं भाई एक समान रूप से घनत्व एक जैसा है, तो ये ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर, अब देखो वैसे क्वेश्चन आ गया, बस इस बार अपन कहां चले गए, अंदर, ठीक है। इस बार अपन क्या लिखेंगे, वही g डैश इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि अंदर जा रहे हैं, अब गलती से भी फिर वही मिस्टेक नहीं करनी है अपने को, ऐसा नहीं अपन वही 1 माइनस एच अपॉन आर यूज कर दें, फिर गड़बड़ आएगा आंसर, तो अपन जनरल फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। अब मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, g1 प्लस, इसको हमने d लिया था d अपॉन आर, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मूला था हमारे पास, ये लिखा हुआ था। तो इस बार हम कितना अंदर गए हैं, हम गए हैं इस बार r/2 डिस्टेंस अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस बार, फिर क्या ना वो फॉर्मूला मत यूज करना जो हमने पहले यूज किया था, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस बार भी उतना ही अंदर गए आधी दूरी पर, ठीक है ना, तो मतलब r/2 वो भी बहुत बड़ी वैल्यू है, 1 प्लस r/2 और ये अपॉन r का होल, बस यही है, होल स्क्वायर तो यही नहीं, g से r कैंसिल हो गया, g अपॉन कितना आ रहा है हमारे पास, वही 1 प्लस 1/2, सॉल्व करा, g डैश किसके इक्वल है, g अपॉन 3/2, आगे सॉल्व करेंगे तो 2/3g, ठीक है बच्चों। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसा पहले आया था वैसे ही करना है। ये हमारा जैसे अपन ने mg का मान हमें कितना दे रखा है, 250, तो यहां से अपन m का मान निकालेंगे जैसे पहले निकाला था 250 अपॉन g, ठीक है ना, कितना निकालेंगे 250 अपॉन g, और इस वैल्यू को उठा करके वही जैसा अपन निकाल रहे थे पहले, w डैश इज इक्वल्स टू m g डैश उसमें रख देंगे, m का मान कितना है 250 अपॉन g, और g डैश का मान कितना है, ये रहा g डैश का मान 2/3g, ठीक है। तो ये आपका g से g कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और कुछ तो कैंसिल हमारे पास हो नहीं पा रहा है, तो कोई बात नहीं, ये 250 को 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 500, ये 500 अपॉन 3, ठीक है। सॉल्व कर लो आप, 3 एकम 3 बच्चों, बच्चा कितना हमारे पास 2 यहाँ पे देखो, जैसे 2 बच्चा तो यहाँ पे हो गया 20, ठीक है ना, तो 20 का हो गया 3 × 18, फिर 2 3 × 18.66, उसको लगभग इतना लिख देते हैं। तो इसका जो r/2 डिस्टेंस के ऊपर जो उसका भार होगा वो कितना हो जाएगा, 166.67, मतलब 166.67 न्यूटन लगभग, ठीक है। इस तरीके से अपन ने जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो सारे कर लिए हैं, और आई गेस सारे न्यूमेरिकल हो ही गए हमारे, एक और बचा है, एक और प्रश्न अभी और बाकी है, ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं। चलो क्या है भाई, आप आराम से पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखना, है ना, खुद से भी ट्राई करा करो। चलो, तो आई होप सबने पॉज वॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी प्रक्षेपक की पलायन चाल, मतलब हमें दे रखा है पलायन चाल इतनी किलोमीटर प्रति सेकंड, ये यानी उसकी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, हम जानते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी वस्तु को इस चाल की 3 गुनी चाल से प्रेक्षित किया जाता है, मतलब जिस वेग से आप उसको फेंक रहे हो वो इसका 3 गुना है ना। तो उसने क्या बोला, पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर इसकी चाल क्या होगी, अन्य ग्रह इसके ऊपर कोई बल नहीं लगा। अब ध्यान से सुनना, जब हम प्रक्षेप पे चाल निकालते तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल से बस उसको बाहर निकालना है। हम ये नहीं कहते कि गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के बाद उसके पास कोई ना कोई ऊर्जा रहनी चाहिए, हम बोल ही नहीं रहे ऐसा, हम बोल रहे हैं बस बाहर निकल जाए। लेकिन क्योंकि यहां पर वो बाहर निकल गई और निकलने के बाद भी उसके पास कोई ना कोई ऊर्जा बची, तो कहीं ना कहीं पहले जो उसको अपने ऊर्जा दी है वो ये थी, है ना, हमने जो उसको ऊर्जा दी है वो ये थी, हमें उसको अनंत तक पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए थी वो ये थी। भाई अनंत तक पहुंचाने के लिए तुम्हें इतनी ऊर्जा देनी है गतिज ऊर्जा के रूप में, सही बात है, तो इतनी दी है, इतनी जरूरत थी, तो एक्स्ट्रा जो बची है भाई इतनी दे दी तुम लोगों ने, इतनी उसको यूज करनी थी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, यूज कर ली, बची कितनी, जो बची वो उसके अंदर गतिज ऊर्जा के रूप में वापस आ जाएगी, जिसका मान अपने को नहीं पता, v का मान बाहर निकलने की बात क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे पास देखो सब में से हाफ और m कॉमन ले सकते हो आप लोग, तो हो गया हाफ m कॉमन आया, अंदर बचा 9v² माइनस का ve², और यहां आ गया हमारे पास हाफ mv², जहां पे v क्या है, बाहर निकलने के बाद वेग जो है ना उसके पास। तो देखो ये हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया, v² किसके बराबर आ रहा है, 9 में से 1 गया तो बेटा बचा हमारे पास 8ve²,
सॉल्व करेंगे। v का मान कितना हो जाएगा, रूट में 8 और v स्क्वायर का रूट पूरे का। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, 8 को तोड़ोगे 4 गुणा 2 में, 8 को तोड़ोगे 4 गुणा 2 में, उसमें से भी 4 का जब रूट आप बाहर लोगे तो आएगा 2, एक रूट 2 अंदर बच जाएगा और v का रूट तो v ही है। यानी जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी तो उसकी जो चाल है, क्या पूछा अपन से, चाल ही पूछी है, चाल कितनी हो जाएगी, जो पृथ्वी पर उसकी चाल मतलब जो पलायन वेग था हमारा, जो हम उसको एस्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं, उसका 2√2। आप चाहो तो उसको सॉल्व कर लो ऐसे। 2√2 का मान कितना हमारे पास, 2 तो एज इट इज, √2 कितना होगा 1.732। आप चाहो तो उसको 1.7 ले लो और v मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतना वेग उसके पास बच जाएगा और वो जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी तब। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था भाई, तुमने ऊर्जा दी, कुछ ऊर्जा यूज हो गई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, बची भी कहां जाएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। गतिज ऊर्जा दी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकले, बची हुई ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में उसके अंदर वापस आ गई। ठीक है, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन के साथ डील किए। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, जितने भी आज के हमारे टारगेट थे, सारा टारगेट अपन ने पूरा कर लिया, सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, बैक के कुछ सिलेक्टेड, कुछ जो बीच बीच के न्यूमेरिकल्स है जो ज़्यादा कैलकुलेटिव वो नहीं करने आपको, इसके बाद वाला न्यूमेरिकल है, इसके जस्ट पहले वाला एक न्यूमेरिकल है, वो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि उनकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी है। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल में कराया हुआ भी है। उन्होंने बताया था ना, 2 ग्रह हैं, किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल जो 0 हो जाएगा, उस टाइप का एक क्वेश्चन है, वो आप करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों, इसी के साथ चैप्टर होता है हमारा समाप्त। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक और नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, फ्री एजुकेशन है, सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।